तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देन आफ्टर आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर जो होगा स्टील का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बोल्टेड के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बोल्टेड रिवेटेड एंड वेल्डेड कनेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद आपका कनेक्शन चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, अगर पार्ट 1 लाइक आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आपने उनको देखा नहीं है तो देख लो, क्योंकि इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट कुछ बताई हूँ मैं। सो अगर आपने स्टील नहीं पढ़ा है, अगर स्टील का आपका नॉलेज नहीं है, सो आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 8 नंबर, 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। एंड ये सब जो क्वेश्चन है आपके गेट ईएससी का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी दिस इज़ लिटिल बिट टफ, लेकिन यस अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा देन आप इसको बना सकते हो। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज adopted by IS 800-1984। सो अभी करंट में जो हम लोग IS कोड यूज़ करते हैं, करंट में वो कौन सा अपडेटेड कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अपडेटेड कोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है 800-2007। ठीक है, IS 800-2007 को हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो 1984 का कोड दिया गया है ये पहले का कोड है। ठीक है, जो 1984 में बना हुआ था, लेकिन अभी हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, 2007 का यूज़ करते हैं, ये अपडेटेड वर्जन है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड बाय IS 800, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पूछ रहा है जो IS 800 1984 में दी गई थी। ओके, क्या पूछ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पूछ रहा है जो हमें IS 800 1984 में दी गई थी। जब हम लोग देखते हैं वाइल अराइविंग एट परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। सो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। सो पहले मैं बता दूं परमिसिबल स्ट्रेस होता क्या है। सो परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस इज़ नथिंग बस, परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस क्या होता है आपको पता होगा, 250 न्यूटन पर mm² एंड अपॉन FOS। तो इसको जब हम लोग यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, परमिसिबल स्ट्रेस मिलता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस ऑब्टेन करनी होती है तो हम लोग यील्ड स्ट्रेस को यानी 250 को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। सो इसमें क्या पूछा गया है, वाइल अराइविंग दी एट दी परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन मेंबर। इसमें आपको एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसके लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कितना लेते हैं, तो देखो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है आपका एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए जो होता है वो IS कोड में इसकी वैल्यू दी गई है। ये सब वैल्यू आपको याद करनी है। IS कोड में एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए वैल्यू दी गई है 0.6 FY। तो 0.6 इंटू 250 करेंगे तो कितना आएगा, 250 यानी 150 आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस IS कोड में दिया गया है वो 150 न्यूटन पर mm² होता है। या तो इसको भी याद कर सकते हो, नहीं तो इसको भी, दोनों सेम ही हुआ, क्योंकि FY की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में अलग देता है तो वो बात अलग है, तो FY की वैल्यू फिक्स होती है 250। ठीक है, और पर एक्सियल कंप्रेशन के लिए 0.6 FY होता है, एक्सियल टेंशन के लिए भी सेम होता है 0.6 FY। सो इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग बट, आपको जैसे मैं बताई परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं ना, अपन क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और परमिसिबल स्ट्रेस हमें पता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना है हमारा, अभी हमने 150 निकाला। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है तो आप FOS को इस साइड भेजोगे एंड ये आपका जो 150 है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना फिर, 250 अपॉन
150। ठीक है, एक ज़ीरो से कट गया और इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.66 समथिंग आएगा, जिसको हम लोग 1.67 ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी 1.67। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ अगेन। देखो, परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस, WRKING, वर्किंग स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है आपका यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है। और परमिसिबल स्ट्रेस जो है आपका IS कोड में ऑलरेडी दे दिया गया है, चाहे वो टेंशन के लिए हो, कंप्रेशन के लिए हो, बियरिंग के लिए हो, शियरिंग के लिए हो, मैक्सिमम शियर के लिए हो, एवरेज शियर के लिए हो। परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू आपको IS कोड में दे दी गई है, उसको आपको याद करना होता है। तो हमें परमिसिबल स्ट्रेस पता है, यील्ड स्ट्रेस भी पता है, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं ना। आपने मैथ पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर अ स्टील मेंबर इन टेंशन। देखो, स्टील मेंबर की बात हो रही है, वो भी किसमें? टेंशन में बात हो रही है। फॉर अ स्टील मेंबर इन टेंशन द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। देखो, तो जैसा कि मैं आपको बताई, IS कोड में ऑलरेडी दे दिया गया है कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। परमिसिबल स्ट्रेस कंप्रेशन के लिए क्या होता है? 0.6 FY, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 8 में। और परमिसिबल स्ट्रेस अगर हम लोग बात करें टेंशन की, तो इसका भी वैल्यू सेम होती है, 0.6 FY। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? फॉर अ स्टील मेंबर इन टेंशन, टेंशन में पूछा गया है। टेंशन में पूछे या कंप्रेशन में पूछे, दोनों में वैल्यू सेम होती है, 0.6Y। सो द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, एक्सियल टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है? तो 0.6 FY। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 0.6 FY हो गया यहाँ पर। ओके, यील्ड स्ट्रेस। एंड अगर 0.66 FY बात करें तो ये किसके लिए होता है? तो ये आपका बैंडिंग के लिए होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन बैंडिंग, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग क्या फॉर्मूला होता है? 0.66 FY। ओके, ये 0.7 FY जो है ये परमिसिबल और स्ट्रेस ऑफ बियरिंग। सो अगर आपको बियरिंग के लिए परमिसिबल स्ट्रेस पूछता है तो ये फार्मूला है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख रहे हो ESC में ये सब जो क्वेश्चन है, ESC का क्वेश्चन है। ESC में आपका ऐसा क्वेश्चन आया एकदम फार्मूला वाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इजी फार्मूला नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बियरिंग के लिए 0.75 FY, बैंडिंग के लिए 0.66 FY, एक्सियल एंड टेंशन के लिए देखोगे एक्सियल कंप्रेशन परमिसिबल स्ट्रेस आपको टेंशन के लिए पूछे या कंप्रेशन के लिए पूछे, उसका फार्मूला क्या होता है? 0.6 FY। ओके, 0.5 नहीं होता है किसी का भी, 0.45 होता है एंड 0.4 होता है। वो मैं बताऊँगी किसके लिए होता है। तो अगर आपसे पूछे परमिसिबल स्ट्रेस इन एवरेज शियर या मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम शियर के लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? तो मैक्सिमम शियर के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है 0.45 FY। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम शियर के लिए, मैक्सिमम शियर के लिए। ओके, एंड अगर एवरेज शियर के लिए पूछे तो 0.4 FY, ये एवरेज शियर के लिए है, एवरेज शियर। ओके, सो ये सब वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो आपको ये वैल्यू बनानी पड़ेगी। हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट वाइज देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm। सो इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक मिनट, the question is asking the center to center maximum distance पूछा है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। तो देखो, कोई भी एक हम लोग बोल्ट ले लेते हैं। एक बोल्ट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है गॉस डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर क्या होता है, पिच डिस्टेंस। देखो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन बोल्ट होल। सो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm इज़। तो देखो, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच डिस्टेंस बोलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, मैं आपको दिखा दूं। देखो, ये मैक्सिमम पिच पूछा गया है ना, मैक्सिमम पिच
इसमें देखो मिनिमम पिच के बारे में बताया गया है एंड इसमें मैक्सिमम पिच के भी बारे में बताया गया है। सो यही वाला कॉन्सेप्ट सेम इसमें लगेगा। सो आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पिच डिस्टेंस बोलते हैं। तो पिच डिस्टेंस, सो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पिच डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देखो सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस। सो मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर बिटवीन बोल्ट, बोल्ट की बात करें तो इसको हम लोग पिच डिस्टेंस बोलेंगे, पिच डिस्टेंस बोलेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम पिच के बारे में पूछा है, तो मैक्सिमम पिच इन टेंशन मैं आपको बताई थी 16T, 200। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मैक्सिमम के लिए। ओके, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस फॉर टेंशन मेंबर। सो टेंशन मेंबर के लिए देखो ये टेंशन मेंबर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम पिच डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर टी क्या है, सो टी इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो देखो यहाँ पर आपको थिकनेस ऑफ प्लेट भी दे दिया गया है। तो जब हम लोग 16 को हम लोग इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 160। ओके, ये आपका आ गया 160। सो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक हो गया 160 और एक हो गया आपका 200। इन दोनों में से मिनिमम लेना है, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा, सो मिनिमम इज़ 160, तो हम लोग 160 लिखेंगे। सो आंसर इज़ बी। इसमें मैक्सिमम पिच डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं। अब पिच के लिए यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है। सो मैक्सिमम पिच डिस्टेंस जो होता है टेंशन मेंबर के लिए वो क्या होता है 16T, 200। सो इन दोनों में से जो मिनिमम होता है उसको कंसिडर करते हैं। टी इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट, तो 16 को आप थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, थिकनेस आपका 10 mm दे दिया गया है, तो कितना हुआ 160 हो गया और ये 200 है, तो इन दोनों में से मिनिमम लेंगे। फाइव, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ। सो जैसा कि मैं बताई फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देखो इसमें 4 ऑप्शन है, पहले हम लोग बताते हैं। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ, पहले मैं बताती हूँ। जैसा कि आपको बताई परमिजिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस, ओके, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना, यील्ड स्ट्रेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग इक्वल के इस साइड भेज देंगे और परमिजिबल स्ट्रेस को, तो ये क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिजिबल स्ट्रेस, या इसको वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपन परमिजिबल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस। तो देखते हैं आंसर कौन सा होने वाला है। सो बियरिंग स्ट्रेस, सो बियरिंग इज बियरिंग तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बियरिंग होता ही नहीं है। एंड बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैं बताई 0.7 FY, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेस के लिए परमिजिबल, बियरिंग स्ट्रेस का परमिजिबल फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछे परमिजिबल स्ट्रेस फॉर बियरिंग, तो इसका फार्मूला जो होता है 0.7 FY, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस ये सही है, टेंसाइल स्ट्रेस गलत, एंड दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो आपको क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। हम लोग परमिजिबल स्ट्रेस को जो है उसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस अपॉन परमिजिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, अलाउबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन अन स्टिफनेड वेब फॉर बीम मेड फॉर स्टील ग्रेड ऑफ 250 न्यूटन पर mm²। इसमें ये सारे क्वेश्चन पे मत जाओ आपकी ये क्या लिखा है, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताई, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में था कि अलाउबल एवरेज शेयर। तो एवरेज शेयर की वैल्यू क्या होती है, पहले मैं बता दूं एवरेज शेयर की वैल्यू क्या होती है, एवरेज शेयर। सो एवरेज शेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4 FY, 0.4 FY, ठीक है। जहाँ पर FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर आपको स्टील का ग्रेड भी दे दिया गया है, ओके। सो आप जब मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करो आप 0.4 × 250, तो कितना आ गया
250, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया, और इसमें एक पॉइंट है तो क्या हो गया 100 हो गया, तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा है। सो देयर इज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इसका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें आपसे अलाउबल एवरेज शियर स्ट्रेस, अलाउबल एवरेज शियर स्ट्रेस आपके दिमाग में आ गया तो आपके क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो आपके माइंड में आना चाहिए 0.4 FY इसकी वैल्यू होती है। एंड इन एन अनस्टिफनेड वेब फॉर बीम, ये जो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये ESC का क्वेश्चन है। तो ESC के क्वेश्चन में कुछ ऐसे इस टाइप से आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं ताकि आपका जो है माइंड थोड़ा सा घूम जाए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको अलाउबल एवरेज शियर बता दिया गया यानी 0.4 FY जो कि बना है स्टील का, और उसका ग्रेड भी दे दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेस एट विच मटीरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल स्ट्रेसेस। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दी स्ट्रेस एट विच, ऐसा स्ट्रेस जिसमें क्या होता है मटेरियल जो होता है फ्रैक्चर हो जाता है, मटेरियल जो होता है फ्रैक्चर हो जाता है कब, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एज। रिवर्सल स्ट्रेसेस कहने का मतलब होता है किसी भी आप क्या करते हो, कभी किसी भी आपने एक रिवर्सल स्ट्रेसेस मतलब कहने का मतलब है टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ। सो किसी भी अगर स्ट्रक्चर में टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों आएगा तो इसको वो जो है किस पर टूटेगा, तो जो होता है वो इंड्योरेंस लिमिट पे वो टूट जाता है, क्रीप होगा नहीं, ये गलत है। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप एक वायर लेना, ठीक है, वायर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर, उसको क्या करना आप उसको मोड़ना, ठीक है, ऊपर नीचे करके मोड़ोगे तो वो क्या करेगा बीच से टूट जाएगा। और लेकिन आप स्टील वायर को अगर आप खींचते हो, देखो अब अगर आप खींचोगे स्टील के वायर को, ठीक है, कोई भी वायर ले लो इलेक्ट्रिसिटी के वायर को, जो तांबा का होता है वायर या एल्यूमिनियम का होता है, उसको आप खींचना, जब उस वायर को आप खींचते हो तो क्या होगा वो टूटता नहीं है। जब उसको आप खींचते हो, देखो यहाँ से आपने खींचा, इसको फोर्स लगा के आप खींचते हो तो ये वायर टूटेगा नहीं। और इस वायर को जब आप कंप्रेस करोगे जब दबाओगे तो ये तब भी नहीं टूटेगा। लेकिन इसी वायर को जब मोड़ोगे, बार बार हम लोग नहीं मोड़ते हैं, तो वो क्या करता है बीच से टूट जाएगा। तो ये कौन सा स्ट्रेसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये रिवर्सल स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो रिवर्सल स्ट्रेसेस में जो मटेरियल जो होता है फेल हो जाता है अंडर इंड्योरेंस लिमिट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर अ स्टील मेंबर इन टेंशन, टेंशन के बारे में बात की गई है, एक स्टील मेंबर है वो भी टेंशन में है, द परमिजिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। देखो कितना क्वेश्चन है, ESC का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ESC के इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती है तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सो प्लीज़ इस वैल्यू को याद कर लीजिए, कॉपी में आप नोट कर लेना, बेंडिंग के लिए, टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इजी होगा। इसके बाद हम लोग बोल्टेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये जो फार्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगी। या रिवेटेड के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो सिर्फ रिवेटेड कनेक्शन WSM से ही बनता है। तो इसमें एक्सियल टेंशन के लिए फार्मूला फिर क्या हो गया होगा, आई होप आपको अब पता होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि अब टेंशन के लिए पूछा है तो टेंशन के लिए 0.6 FY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आपको पहचाना स्टेटमेंट सही है या नहीं। सो इसमें बोला गया है अ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, अ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, डिज़ाइनर के कहने का मतलब है जो भी स्टील का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे बीम हो गया या ट्रस हो गया, ब्रिज हो गया, तो ये सब डिज़ाइनर डिज़ाइन करके देता है, ठीक है। वो बताते हैं कि हाँ इसमें इतना लोड आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है। सो अ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें बोला गया है क्या जो डिज़ाइनर होता है वो सेफ्टी की गारंटी ले सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर की गारंटी ले सकता है कोई भी डिज़ाइनर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक टीवी है, कोई भी टीवी बना रहा है तो उसको टीवी जो है कोई भी इंजीनियर बनाता होगा, टीवी, फ़ोन, एनीथिंग, तो क्या वो गारंटी ले सकता है कि हाँ मैं ये टीवी, सेलफोन या कुछ भी टावर
इसको मैं बना कर दे रहा हूँ तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये फेल नहीं होगा, क्या उसकी गारंटी कोई दे सकता है? नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी हम लोग गारंटी दे सकते हैं। तो डिज़ाइनर कब, सो ये क्या ऑप्शन सही होगा? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ए स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर कैन गारंटी दी सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर? नो, कोई भी डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसने वो ब्रिज को बना दिया, उसने कहा कि हाँ 100 Newton/mm² का लोड आएगा, और सपोज़ उस स्ट्रक्चर पे क्या आ गया, उस स्ट्रक्चर पे 500 Newton/mm² का लोड आ गया, तो फेल हो जाएगा। तो इसमें डिज़ाइनर की कोई गलती नहीं है। सो जैसे कोई भी डॉक्टर भी होता है तो डॉक्टर भी कभी पेशेंट की गारंटी नहीं लेता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन स्टील। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है WSM, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफर अ सेफर एंड इकोनॉमिकल। देखो मैं बता दूँ, WSM की जो थियरी है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जो थियरी है, उसमें बोला गया है कि स्ट्रक्चर जो है आपका सेफ है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो अनइकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कहने का मतलब है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है हमें, क्योंकि उसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यस, ये ऑप्शन तो सही है, स्ट्रक्चर ऑफर्स अ सेफर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ वो सेफ़र है, लेकिन अनइकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे एज़ कम्पेयर टू LSM। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ सेवरल अनफ्रोजन। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ये ऑप्शन सही है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, द वर्किंग स्ट्रेस फॉर अ स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इन ऑर्डर टू। सो आपको पता होगा वर्किंग स्ट्रेस वो भी टेंशन में क्या होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 150 Newton/mm², क्योंकि आपको पता होगा टेंशन मेंबर के लिए जो स्ट्रेस हमें दिया रहता है वो 0.6 FI होता है, तो इसको हम लोग 0.6 FI की वैल्यू क्या होती है 250, तो इसको आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो 150 Newton/mm² आएगा। सेम थिंग है, या तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, दोनों एक ही बात है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टील के हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन 60 क्वेश्चन में से अगर इन 60 क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है देन यू कैन आस्क, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको स्टील की और क्लासेस चाहिए या नहीं, क्योंकि अब हम लोग बोल्टेड कनेक्शन के जितने भी थियरी थी वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड देन वी विल गोइंग फॉर बोल्टेड कनेक्शन न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट, एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।